दोस्तों, कभी कभी लोग कहते हैं ये लड़की पागल है, लेकिन बहुत बार वही पागलपन जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। आज की कहानी उसी पागलपन की है। एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है सृष्टि शर्मा और एक ऐसे लड़के की जिसका नाम है आदित्य। दोस्तों, आइए जानते हैं इन दोनों की कहानी को आखिर क्या हुआ था इनके साथ। लखनऊ का एक साधारण सा मकान, जहां ड्राइंग रूम के बीच में खड़ी थी सृष्टि। आंखों के नीचे काले घेरे, हाथ में अस्पताल की मोटी सी फाइल जिस पर लाल मोहर लगी थी। पेमेंट पेंडिंग। सोफा पर बैठी मम्मी रो रही थी। दीवार के सहारे खड़ी बड़ी बहन रुचि गुस्से में फट पड़ी। तू पागल हो गई है सृष्टि, उस बेहोश गरीब लड़के के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रही है तू। दूसरी बहन नेहा ने भी हाथ जोड़ दिया और कहा, देख सृष्टि, न घर, न परिवार, न पैसा, तू अपनी पूरी कमाई उसके इलाज में झोंक रही है। किस भरोसे पर? वो तेरे लायक ही नहीं है। सृष्टि ने गहरी सांस ली। आवाज धीमी थी मगर शब्द पत्थर जैसे मजबूत। इसलिए कि अगर आज मैं उसके साथ नहीं खड़ी हुई तो कल अपनी ही नजरों में खड़ी नहीं हो पाऊंगी। दीदी। रुचि तुनक गई। प्यार व्यार सबकी जिंदगी में होता है, पर इतना पागलपन किसी ने नहीं किया। तूने अपनी सारी ज्वेलरी बेच दी, एफडी तोड़वा दी, नौकरी छोड़ दी। अब और क्या बचा है तेरे पास? सृष्टि ने अपनी सूनी कलाई देखी, जहां कभी सोने की चूड़ियां खनकती थी। उसने बहुत धीरे से कहा, उसकी जान बच जाए, बस यही काफी है। कुछ सेकंड के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आप सोच रहे होंगे, कौन है ये लड़का और सृष्टि उसके लिए ये सब क्यों कर रही है? सृष्टि शर्मा लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे छोटी बेटी। पापा रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, मम्मी गृहिणी। दो बड़ी बहनें रुचि और नेहा। दोनों बहनों की शादियां बहुत अच्छे घरों में हुई थी। रुचि की सास हर वक्त स्टेटस की बात करती, हमारे घर की बहू, हमारी इमेज, हमारे रिश्तेदार। नेहा के ससुराल वाले एनआरसी थे। घर में अक्सर मम्मी गर्व से कहती, देखो हमारी दोनों बेटियां कितने अच्छे घरों में गई है। बीच में जब बात सृष्टि पर आती तो बस एक ही वाक्य होता, हाँ इसकी भी अच्छी जगह शादी करेंगे, चिंता क्यों करती हो? पर सृष्टि थोड़ी अलग थी। उसे महंगे गिफ्ट, बड़े फंक्शन से ज्यादा पसंद था किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखना। कॉलेज के टाइम से ही वो एक एनजीओ से जुड़ गई थी, जहां झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता था। और यहीं उसकी जिंदगी में आया आदित्य। गर्मियों की हल्की शाम थी। एनजीओ के बाहर बच्चों को ठंडी बोतलें बांटी जा रही थी। सृष्टि बच्चों के नाम नोट कर रही थी, काजल, सोनू, रिंकू। ये लो, धीरे धीरे पियो। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई दूर से देख रहा है। उसने नजर उठाई। एक दुबला पतला स्मार्ट लड़का, कंधे पर पुराना सा झोला, हाथ में फाइल और आंखों में बहुत गहरी शांत चमक। सृष्टि ने मुस्कुराकर आवाज लगाई, आप भी पानी लीजिए, आज बहुत गर्मी है। वो हल्का मुस्कुराया, नहीं मैं ठीक हूं। बस देख रहा था कि आज भी कुछ लोग बिना फोटो खिंचवाए भी अच्छा काम कर लेते हैं। सृष्टि हंस पड़ी, मतलब हम भी फोटो खिंचवाते हैं, पर बच्चों की मुस्कान ज्यादा सुंदर आती है। बस यहीं से शुरुआत हुई सृष्टि और आदित्य की पहली बात। धीरे धीरे पता चला, आदित्य टैक्सी चलाता है। दिन में पार्ट टाइम बीबीए की पढ़ाई, रात में टैक्सी ड्राइव। कहता था, अपनी मां को गांव से यहां लाने का सपना है, जब तक कुछ बन न जाऊं चैन नहीं आएगा। एनजीओ, चाय की दुकान, बस स्टॉप, कहीं न कहीं रोज उनकी मुलाकात हो ही जाती। कभी बच्चों के बारे में बातें, कभी सपनों के बारे में, कभी पैसों की टेंशन, कभी बस खामोशियां।
जो खुद प्यार की भाषा बोल रही थी। समस्या तब शुरू हुई जब ये मासूम सी कहानी घर तक पहुंच गई। एक दिन पापा को किसी ने बता दिया, आपकी बेटी किसी टैक्सी ड्राइवर के साथ घूमती दिखी है। बस घर में तूफान आ गया। पापा ने गुस्से में आवाज उठाई, तू शर्मा परिवार की बेटी है। हमने तुझे पढ़ाया लिखाया इसलिए नहीं कि तू किसी ड्राइवर के साथ भाग जाए। सृष्टि ने शांत होकर कहा, पापा वो सिर्फ ड्राइवर नहीं है, वो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, बहुत इज्जतदार है। रुचि ने ताना मारा, इज्जतदार लोग अपनी औकात छुपाते नहीं हैं। कभी उसका घर देखा है? उसके परिवार वाले को देखी है? कुछ पता है उसके बारे में? सृष्टि चुप हो गई। सच ये था कि उसे भी ज्यादा कुछ नहीं पता था। सिर्फ इतना, आदित्य बचपन से अकेला है, पापा नहीं है, मां गांव में रहती है और वो अपने अतीत के बारे में बहुत कम बोलता है। जब भी सृष्टि पूछती, तुम्हारा घर कहां है, तो वो हंसकर कहता, पहले कुछ बन जाओ, फिर तुम्हें सब बताऊंगा। उस रात पापा ने साफ कह दिया, या तो इस लड़के से दूरी बना ले या फिर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। सृष्टि ने उस रात तकिए में मुंह छुपाकर खूब रोया, लेकिन सुबह होते होते उसका फैसला बिल्कुल साफ था, मैं आदित्य को नहीं छोड़ूंगी। उसे अभी नहीं पता था कि यह फैसला उसके लिए कितना बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। बरसात की रात थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, हाईवे पर पानी की धारें बह रही थी। सृष्टि अपने कमरे में बैठी आदित्य का वॉइस मैसेज सुन रही थी, देखो आज नाइट शिफ्ट के बाद मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा। अगर जॉब लग गई तो सबसे पहले तुम्हारे पापा को प्रूव करूंगा कि मैं तुम्हारे लायक हूं। यह सुनकर सृष्टि के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तभी उसका फोन बजा, अजनबी नंबर। हेलो, आप सृष्टि बोल रही है? आवाज पुलिस वाले की थी। जी हां, आपके नंबर पर सृष्टि एनजीओ नाम से एक कांटेक्ट सेव था। एक लड़के के फोन में आदित्य, वो अभी रोड एक्सीडेंट में घायल हुआ है, सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, आप तुरंत आइए। उस एक पल में सृष्टि के हाथ से फोन लगभग गिर गया। आदि एक्सीडेंट? कुछ ही देर बाद वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर थी। अंदर स्ट्रेचरें दौड़ रही थी। डॉक्टर हड़बड़ी में, कहीं से ऑक्सीजन की आवाज, कहीं मशीन की बीप। डॉक्टर बाहर निकला। आप कौन है पेशेंट की? सृष्टि ने जल्दी से कहा, मैं उसकी फ्रेंड हूं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी, ब्रेन में चोट है, कई जगह फ्रैक्चर, अभी तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुल मिलाकर 10-12 लाख का खर्च आएगा। उसके बाद दवाइयां, कमरा अलग। सृष्टि के होंठ सूख गए। डॉक्टर, मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी, बस आप उसे बचा लीजिए कृपया। आवाज काम रही थी, लेकिन इरादा एकदम पक्का। उस रात सृष्टि घर आई। सबके सो जाने के बाद अपनी अलमारी खोली। शादी के लिए रखी गई सोने की चूड़ियां, मांग टीका, मम्मी का दिया हुआ लॉकेट, छोटे छोटे गहने, सब एक एक करके उसने निकाल लिए। अगले दिन वो ज्वेलर की दुकान पर थी। इतना ही दे सकते हैं मैडम, आज यही गोल्ड रेट चल रहा है। दुकानदार ने रकम गिनकर दी। सृष्टि ने पैसे की गड्डी को ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने उसे हथेली में किसी की जान थमा दी हो। उसने एफडी तोड़वाई, सारी सेविंग्स निकाली, एनजीओ की छोटी जॉब छोड़कर एक हेल्थ केयर कंपनी में नाइट शिफ्ट वाली कस्टमर केयर जॉब पकड़ी ताकि दिन में हॉस्पिटल में रह सके। जब घर वालों को पता चला तो दूसरा तूफान उठ गया। पापा चिल्लाए, तूने हमारे दिए गहने बेच डाले, एफडी तोड़ दी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है तूने। रुचि ने ताना मारा, ये लड़का कहीं का नहीं है, पता नहीं कल उठेगा भी या नहीं, और तू उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा रही है। नेहा बोली, सोच,
अगर उसने होश ही न संभाला तो तू किसकी त्याग मूर्ति बनती फिरेगी तब? सृष्टि ने बस इतना कहा, हो सकता है वो कभी ठीक नहीं हो, लेकिन अगर आज मैं पीछे हट गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी रोते रोते बोली, अगर वो कभी होश में ना आया तो तू क्या करेगी? सृष्टि की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आवाज अब भी मजबूत थी। फिर भी मैं उसके साथ रहूंगी मम्मी। कम से कम मुझे ये तो नहीं लगेगा कि मैंने उसे अधूरा छोड़ दिया। यहीं से शुरू हुई सृष्टि की 6 महीने लंबी जंग। दिन में हॉस्पिटल का आईसीयू, कांच के शीशे से आदित्य का चेहरा देखना, डॉक्टरों से हर रिपोर्ट पर सवाल पूछना, कभी नर्स से झगड़ना, दवाई टाइम पर क्यों नहीं दी, कभी कैंटीन के कोने में बैठकर फाइलों के बीच बिल गिनना, रात में कॉल सेंटर का क्यूबिकल, हेडफोन लगाकर कस्टमर की शिकायतें सुनना, उनके गुस्से झेलना, बीच बीच में मोबाइल में हॉस्पिटल के एसएमएस चेक करना, पेंडिंग अमाउंट। एक दिन हॉस्पिटल के अकाउंट सेक्शन वाले ने रोक लिया। मैडम, अगर 3 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो हमें केस सरकारी वार्ड में शिफ्ट करना होगा। सरकारी वार्ड। सृष्टि का दिल डूब गया। उसने उसी दिन अपनी स्कूटी बेच दी, दोस्तों से उधार लिया और पैदल, साइकिल, बस से ऑफिस और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगी। लेकिन आदित्य को सरकारी वार्ड में नहीं जाने दिया। नर्सें अब उसे नाम से बुलाने लगी थी। सृष्टि मैडम, आज आपका आदित्य थोड़ा स्टेबल है। सृष्टि मैडम, आप फिर वही चाय, कुछ खा भी लिया कीजिए। एक दिन एक नर्स मुस्कुराकर बोली, मैडम सच बताइए, ये आपका क्या लगता है? इतना कोई किसी के लिए करता है क्या? सृष्टि ने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, शायद ये मेरा सबसे सच्चा रिश्ता है। इधर बहनें आती, ताने देकर जाती। रुचि बोली, मान जा सृष्टि, अगर ये जाग भी गया तो भी तेरे लायक नहीं है। हमने तेरे लिए एनआरसी रिश्ता देखा है, डॉलर कमाने वाला लड़का। उसे हाँ कर दे। नेहा ने हंसते हुए कहा, यह तो बेहोश पड़ा है, पता नहीं कब उठेगा। पर जो हमने रिश्ता दिखाया है वो अभी से तेरी फोटो देख रहा है। सृष्टि ने दोनों की बात सुनी, फिर आईसीयू के शीशे से आदित्य की तरफ देखा और बोली, तुम लोग उसे बेहोश देखती हो, मैं उसे हर दिन मेरे लिए लड़ते हुए देखती हूं। मेरे लिए वो आज भी वही आदित्य है जिसने कहा था, तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। बहनें चुपचाप चली गई और फिर वो सुबह आई जिसका इंतजार सृष्टि ने 6 महीने तक हर रात किया था। हल्की सर्दी की धूप थी। आईसीयू की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी। आदित्य मशीनों के बीच शांत पड़ा था। सृष्टि उसकी हथेली थामकर बैठी थी। उसकी जिंदगी इन महीनों में एक लाइन में सिमट गई थी। आदित्य सांस ले रहा है तो मैं भी जिंदा हूं। अचानक उसे लगा उसकी उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई है। पहले तो उसे लगा शायद उसका भ्रम है, लेकिन फिर आदित्य की उंगलियां उसकी उंगलियों को पकड़ने लगी। सृष्टि उछलकर खड़ी हो गई। डॉक्टर, नर्स, जल्दी आइए। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। आंखों की पुतलियां चेकी, ब्लड प्रेशर देखा। धीरे धीरे आदित्य की पलकें हिलने लगी। उसने भारीपन से आंखें खोली। थोड़ी देर छत की तरफ देखा, फिर नजरें घूमकर सीधे सृष्टि पर आकर टिक गई। सूखे होंठ हिले। सृष्टि, ये 2 अक्षर सृष्टि के लिए पूरे ब्रह्मांड से भी बड़े थे। उसकी आंखों से आंसू बरसात की तरह निकल पड़े। हां आदित्य, मैं ही हूं। तुम वापस आ गए। तुमने सुन लिया मुझे। डॉक्टर ने कहा, कॉन्शियसनेस वापस आ रही है। यह बहुत अच्छा साइन है। अभी ज्यादा बातें नहीं, धीरे धीरे रिकवरी होगी। उस रात सृष्टि ने 6 महीने में पहली बार हॉस्पिटल की छत की तरफ देखकर मुस्कुराकर थैंक यू कहा।
लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब शुरू होना था असली ट्विस्ट। डॉक्टरों ने चेतावनी दी, दिमाग अभी कमजोर है, पुरानी यादें धीरे धीरे आएंगी, ज्यादा स्ट्रेस नहीं दीजिएगा। जब सब चले गए, आईसीयू फिर से शांत हो गया। सृष्टि उसके सिरहाने बैठी थी, अपनी उंगलियां उसकी हथेली पर फेरते हुए बस एक ही बात सोच रही थी, तुम वापस आ गए, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना। लेकिन सृष्टि के अंदर कुछ और सवाल भी खड़े थे। आदित्य है कौन? उसका परिवार कहाँ है? क्यों उसने हमेशा कहा कि उसका कोई नहीं है? क्या उसे सब पूरी तरह याद आ जाएगा? उसी शाम डॉक्टर ने उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर कुछ देर के लिए बाहर ले जाने की परमिशन दी। हॉस्पिटल के गेट के पास हल्की धूप खिली थी, पेड़ पर चिड़िया चहक रही थी। सृष्टि ने उसके कंधों पर शॉल ठीक करते हुए कहा, ठंड लगेगी, संभल कर। आदित्य ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, 6 महीने बाद पहली बार आसमान देख रहा हूं, और पहली चीज जो दिख रही है वो तुम हो। सृष्टि नजरें झुका गई। दिल में बहुत कुछ था, पर होठों पर बस हल्की सी मुस्कान आई। तभी एक तेज ब्रेक की आवाज हुई। एक सफेद चमकदार एसयूवी हॉस्पिटल के गेट पर आकर रुकी। ड्राइवर भागकर पीछे का दरवाजा खोलता है। अंदर से उतरते हैं करीब 50-55 साल के एक इंसान, सूट बूट, संजीदा चेहरा, आंखों में थकान और बोझ। वो चारों ओर देखते हैं और उनकी नजर सीधे आदित्य पर आकर जम जाती है। उनके होंठ कांपते हैं। आदि, वो तेज कदमों से भागकर सीधे व्हीलचेयर के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं। आदित्य। सृष्टि हक्का बक्का। आदित्य की आंखें सिकुड़ती है। वो उन्हें गौर से देखता है और फिर बहुत धीमी आवाज में कहता है, काका। सृष्टि के दिल ने एक पल के लिए धड़कना ही बंद कर दिया। काका, जिस लड़के के बारे में हमेशा सुनती थी। मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। वो किसी काका को पहचान रहा था। वो आदमी, आंखों में आंसू, हाथों में कांपता चेहरा, आदित्य के माथे पर हाथ रखता है। बच्चा, तू जिंदा है। हमने तो मान लिया था कि अब तू कभी नहीं मिलेगा। सृष्टि ने धीरे से पूछा, आप कौन है? उन्होंने जैसे पहली बार सृष्टि को गौर से देखा। मैं महेशवर्धन सिंह, आदित्य के पापा का बड़ा भाई, इसका काका। सृष्टि के पैर जैसे सुन्न हो गए। यानी आदित्य के पास परिवार है, वो अकेला नहीं है। वो आगे बोले, हमने इसे बहुत खोजा बेटी, घर की कुछ गलतियों की वजह से ये सब छोड़कर चला गया। कहीं पता नहीं चला ये कहां है। कुछ दिन पहले एक अखबार में एक एक्सीडेंट की फोटो देखी। चेहरा साफ नहीं था, पर मुझे लगा ये मेरा बच्चा है। हमने शहर के हर बड़े हॉस्पिटल फोन करके चेक किया और आज आखिरकार यहां तक पहुंच गए। सृष्टि बस सुनती रह गई। जिसके लिए उसने सब बेच दिया, जिनके लिए वो अकेले लड़ती रही, जिसके लिए अपने ही घर वालों से लड़ गई, वो लड़का किसी बहुत बड़े परिवार से है। महेशवर्धन ने डॉक्टरों से बात की। लगा जैसे पूरे हॉस्पिटल का स्वर बदल गया हो। कल तक जो अकाउंट सेक्शन वाला सख्त लहजे में बोलता था, मैडम 3 दिन में पेमेंट नहीं हुआ तो केस शिफ्ट होगा, आज वही कह रहा था, मैडम सर ने सारा बकाया क्लियर कर दिया है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नर्सें, रिसेप्शन, सबका लहजा बदल चुका था। महेशवर्धन सृष्टि की तरफ मुड़े, बेटी तूने आदित्य के लिए जो किया है उसका कर्ज हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते, पर अब आगे की जिम्मेदारी हम संभालेंगे। तू अपने घर जा, आराम कर, बहुत थक गई होगी। सृष्टि के दिल में अजीब सा दर्द उठा। अपने घर जाओ मतलब अब उसे आदित्य के पास रहने का हक नहीं रहा। उसने हिम्मत करके कहा, पर अभी तक तो मैं ही उसके साथ थी। उसका इलाज, दवाइयां, सब मैंने। महेशवर्धन ने बात काट दी। हाँ,
और हम इसके लिए बेहद आभारी हैं। लेकिन अब जब परिवार आ गया है तो लोग बातें भी करेंगे। तुम्हारे अपने घर वाले भी नाराज हैं। बेहतर है तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ। ये 3 शब्द सृष्टि के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। उसने आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी। वो जैसे बहुत कुछ कह देना चाहता था, पर दवाइयां और कमजोरी उसे चुप रख रही थी। उस रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक बेंच पर अकेली बैठकर सृष्टि खुद से पूछती रही, क्या मेरा कोई हक नहीं? क्या मैं बस पेमेंट पेंडिंग वाली लड़की थी? क्या मेरे त्याग की कोई कीमत नहीं? फिर भी दिल के किसी कोने से एक आवाज आई, जब तक वो खुद तुम्हें दूर नहीं धकेलता तुम उसकी लड़ाई अधूरी मत छोड़ना। सृष्टि ने तय कर लिया, मैं पीछे हटूंगी पर गायब नहीं होंगी जब तक वो खुद मुझे मना नहीं करेगा। मैं उसके लिए लड़ी ये जंग अधूरी नहीं छोड़ूंगी। रात के करीब 11 बजे नर्स दौड़ती हुई आई। मैडम, आदित्य आपको बुला रहे हैं, जल्दी आइए। सृष्टि का दिल उछल पड़ा। वो आईसीयू की तरफ भागी। आदित्य बेड पर लेटा हुआ था, चेहरे पर हल्का दर्द, आंखों में बेचैनी। आदित्य, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? उसने कांपता हाथ आगे बढ़ाया। सृष्टि ने तुरंत पकड़ लिया। तुम जाओगी क्या? उसने बहुत धीरे से पूछा। मैं क्यों जाऊंगी? सृष्टि की आंखें भर आई। काका कह रहे थे अब तुम घर जाओ, पर मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। सृष्टि का दिल पिघल गया। जब तक तुम खुद नहीं कहोगे मैं कहीं नहीं जा रही। ये लड़ाई मैंने शुरू की है, अधूरी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आदित्य की आंखों में शांति उतरने लगी। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं तुम्हें यह भी नहीं बता पाया कि मैं कौन हूं। सृष्टि ने उसके होंठ पर उंगली रख दी। अभी तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, पहले ठीक हो जाओ। बाकी सच्चाइयां बाद में भी सुनी जा सकती है। पर उसके अपने दिल के कोने में एक चुभन अब भी थी। उसने मुझसे अपनी पहचान क्यों छुपाई? 3 दिन बाद आदित्य को स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंस से मुंबई के राजवर्धन हाउस ले जाया गया। हाँ, यही उसका असली घर था। एक बड़ा सा हवेली टाइप बंगला, ऊंचे गेट, लंबी सीढ़ियां, महंगी गाड़ियां, गार्ड्स की लाइनें। सृष्टि बगल की कार से उतरी तो एक पल के लिए उसे लगा वो किसी फिल्म के सेट पर आ गई है। महेशवर्धन ने कहा, डरो मत बेटी, ये अब तुम्हारा भी घर हो सकता है। हो सकता है। ये 2 शब्द उम्मीद भी थे, डर भी। पर जहां बड़ा घर होता है वहां बड़ा अहंकार भी होता है। जैसे ही आदित्य को व्हीलचेयर पर सीढ़ियों के पास लाया गया, अचानक एक भारी आवाज गूंजी, रुको। ऊपर से उतरती हुई एक बेहद खूबसूरत पर आंखों में घमंड लिए महिला, विजया राजवर्धन, आदित्य की बड़ी बुआ, इस घर की असली सत्ता। उसके पीछे 2-3 औरतें कानाफूसी करती हुई। यही है वो लड़की 6 महीने इस लड़के के साथ थी, अब अरबों की कंपनी की बहू बनेगी। विजया ने सीढ़ियों पर रुककर सृष्टि को सिर से पैर तक देखा, कटार जैसी नजरें। तुम कौन हो? महेशवर्धन ने कहा। विजया, ये सृष्टि है। 6 महीने इसने। विजया ने हाथ उठा दिया। मुझे कहानी नहीं सुननी, सीधा जवाब चाहिए। तुम इस घर में आने के लायक हो भी या नहीं? पूरी हवेली जैसे थम गई। सृष्टि ने खुद को संभाला, आंखें नीची नहीं की, पर आवाज शांत रखी। विजया आगे बोली, हमारे घर की बहुएं दिल से नहीं, काबिलियत से चुनी जाती है। हम अपने वारिस को किसी सड़क पर मिलने वाली लड़की के हवाले नहीं कर सकते। ये सुनते ही सृष्टि की आंखें भर आई, लेकिन उसने आंसू न गिरने दिया। धीरे धीरे पर बहुत साफ आवाज में बोली, अगर किसी को सड़क की लड़की कहते वक्त आपको एक पल भी ये याद नहीं आया कि उसी सड़क की लड़की ने आपके घर के बेटे को जिंदा वापस किया है,
तो शायद सड़क पर मैं नहीं, इंसानियत कही और पड़ी होती आज। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए एकदम चुप। विजया के चेहरे पर छोटा सा झटका दिखा, फिर गुस्सा। महेश, इस लड़की को तुरंत यहां से बाहर करो। उसी समय ऊपर वाली गैलरी से कमजोर लेकिन मजबूत आवाज आई, किसी को कहीं नहीं जाना होगा। सबने मुड़कर देखा। आदित्य व्हीलचेयर खुद खींचता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। पसीना, दर्द, लेकिन हिम्मत पूरी। आदि, तुम ये क्या कर रहे हो? महेश आगे बढ़े। आदित्य ने हाथ से इशारा किया, रुकिए। उसकी नजर पहले सृष्टि पर पड़ी, फिर विजया पर। बुआ, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, सृष्टि इस घर में इजाजत मांगकर नहीं आई। जब मैं सड़क पर पड़ा था, जब इस घर के किसी भी आदमी ने मेरी कुर्बानी नहीं देखी, तब इसने मेरे लिए सब कुछ बेच दिया। विजया बोली, हम परिवार हैं। आदित्य की आवाज पहली बार कड़ी हो गई। जब पापा के जाने के बाद कंपनी के शेयरों के लिए मुझे बोर्ड से बाहर किया गया, जब मुझे इस घर से धक्का देकर निकाल दिया गया, जब मेरे हिस्से की इज्जत भी छीन ली गई, तब कौन परिवार था बुआ? तब मेरे साथ कौन खड़ा था? सिर्फ सृष्टि। विजया चुप हो गई। आदित्य ने व्हीलचेयर आगे बढ़ाई, सृष्टि के सामने आकर रुका। तुमने मुझे तब चुना जब मेरे पास देने को कुछ नहीं था, न पैसा न पहचान, बस एक टूटा हुआ इंसान था। आज अगर मैं ये घर वापस पा रहा हूं तो तुम्हारी वजह से। अब फैसला मेरा है। अगर मुझे रखना है तो मुझे सृष्टि भी चाहिए, और अगर ये घर सृष्टि को नहीं स्वीकारेगा तो मैं फिर से ये घर छोड़ सकता हूं। कमरा स्तब्ध। महेश की आंखों में आंसू आ गए। घर की कुछ औरतों के चेहरे मुलायम पड़ गए। विजया ने गहरी सांस ली। चेहरा अब भी सख्त, पर आवाज थोड़ी बदली हुई। ठीक है, अगर तुम इतना चाहते हो तो मैं इस रिश्ते को ना नहीं कहूंगी। पर उसने सृष्टि की तरफ देखा। इसे खुद को साबित करना होगा। ये सिर्फ प्यार के दम पर राजवर्धन हाउस की बहू नहीं बन सकती। सृष्टि ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं तैयार हूं बुआ जी, आप जैसे चाहें। मैं उतना ही मेहनत करके आपको साबित करूंगी कि मैं सिर्फ सड़क की लड़की नहीं, आदित्य की असली साथी हूं। महेश आगे बढ़े। विजया, हम बच्चों को थोड़ा वक्त तो दे। जो लड़की किसी लालच के बिना हमारे घर के बेटे को जीवन दे सकती है, वो हमारे घर की इज्जत भी संभाल सकती है। वो दिन उस घर के लिए टर्निंग पॉइंट था। समय बीतने लगा। सृष्टि ने राजवर्धन कंपनी के CSR प्रोजेक्ट में NGO का अनुभव लगाकर काम शुरू किया। स्टाफ और मजदूरों से लेकर बोर्ड मीटिंग तक सबकी बातें सुनी। कंपनी का मानवीय चेहरा वापस लाने में मदद की। धीरे धीरे घर वालों की नजर में वो सिर्फ आदित्य की लड़की नहीं, पूरे परिवार की ताकत बनने लगी। और फिर आया वो दिन जिसका सपना सृष्टि ने कभी भी स्टेटस सोचकर नहीं, सिर्फ प्यार सोचकर देखा था। 6 महीने बाद राजवर्धन हाउस रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की लड़ियां, शहनाई की धुन, मेहमानों की भीड़, मीडिया वाले गेट के बाहर। राजवर्धन वारिस की शादी है। मंडप में आदित्य बैठा था, पूरी तरह स्वस्थ, चेहरे पर वही सादा लेकिन अब और भी गहरी मुस्कान। लाल जोड़े में धीरे धीरे चलते हुए मंडप की तरफ आई सृष्टि। सर झुका हुआ, आंखों में नमी, दिल में शांति। साइड में खड़ी रुचि और नेहा ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, फिर सृष्टि की तरफ देखते हुए आंखों से इशारा किया, हम हमेशा सही नहीं होते, इस बार तू सही थी। सृष्टि हल्का सा मुस्कुरा दी। सृष्टि के माता पिता भी आज बहुत खुश थे। फेरों से पहले
महेशवर्धन ने माइक लेकर कहा, आज राजवर्धन परिवार को 2 खुशियां मिल रही हैं। एक, हमारा खोया बेटा आदित्य वापस मिला, और दूसरी, हमें हमारी बहू मिली। सिर्फ बहू नहीं, हमारे बेटे की रक्षक भी। सबके सामने विजया आगे आई। उसने सृष्टि का हाथ पकड़ा। काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, शायद पहले दिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। मैंने तुम्हारी औकात पर सवाल उठाया, पर आज मैं मानती हूं, इस घर की सबसे बड़ी औकात तुम्हारा दिल है सृष्टि। आज से तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, मेरे आदित्य की ढाल भी हो। सृष्टि की आंखें भर आई। उसने आदित्य की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान जिसके लिए सृष्टि ने 6 महीने अपनी जान लगा दी थी। फेरे शुरू हुए। 7 वचन, 7 कदम, 7 जन्मों का वादा। फेरे लेते लेते सृष्टि ने धीरे से फुसफुसाया, तुमने जो मुझसे छुपाया था, आज वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। तुम्हारा अतीत, तुम्हारा घर, तुम्हारी लड़ाइयां, सब। आदित्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। और तुम्हारा हर त्याग, हर आंसू, मेरी पहचान का सबसे बड़ा सच है सृष्टि। अब से जो भी हूं, तुम्हारे साथ हूं। शहनाइयों की आवाज तेज हो गई। फूल बरसने लगे। तालियां गूंज उठीं। दोस्तों, जो कहानी एक एक्सीडेंट की रात से शुरू हुई थी और एक लड़की के पागलपन से चली थी, वो अब एक खूबसूरत जिंदगी के सबसे मजबूत वादे पर आकर खत्म हुई। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं, ये लड़की पागल है, अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा रही है। लेकिन सच ये है दोस्तों, जब प्यार में किया गया पागलपन इंसानियत के लिए हो, तो वही पागलपन एक दिन सबसे बड़ा चमत्कार बन जाता है। और सृष्टि का पागलपन आज एक नए घर की इज्जत, एक टूटे हुए लड़के की पहचान और 2 दिलों की सबसे खूबसूरत कहानी बन चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और जाते जाते हमारे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें आपके प्यार और समर्थन का एहसास होता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।